इसमें आज हम देखेंगे जी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास तो सबसे पहले ये होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब दो तरह से इसकी डिवीजन हुई हुई है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे कुछ अपर रीजन्स आ जाते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारे लोअर बॉडी रीजन्स आ जाएंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके कंपोनेंट्स फर्दर इस पिक में भी दिखाए गए हैं और आगे फर्दर हम आगे भी देखेंगे। उसके बाद हम इनकी डिटेल्स को फर्दर फाइंड आउट करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के फंक्शंस बेसिकली कि इनका काम क्या होता है, तो अगर हम इनके काम की तरफ जाते हैं तो पैसेज वे फॉर द रेस्पिरेशंस, इनका सबसे मेजर फंक्शन ये होता है कि इन्होंने रिस्पायर करवाना होता है। सांस कैसे लेनी है, कब लेनी है, किस तरह से लेनी है, इन सारे जो फिनोमिना होता है या जो ये जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्प आउट करेगा। नंबर 2 में फिर हमारे पास रिसेप्टर्स हो जाते हैं, कुछ स्मेल्स रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई भी फूडी मटेरियल है, कोई भी ऐसा कोई कंपोनेंट ऐसा पड़ा हुआ है जैसे कोई बॉडी स्प्रे है, समथिंग लाइक दैट, तो उसकी हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो उसकी स्मेल को क्या करते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हमारे अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ जाता है। उसके अलावा फिर हमारी हवा जो हम लोग बेसिकली इनहेल कर रहे होते हैं, उस हवा के अंदर कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। तो उस हवा को साफ़ करने का जो फिनोमिना होता है बेसिकली पूरा के हमारे फेफड़ों तक बिल्कुल साफ़ जो सी है वो हवा जानी चाहिए, हम जो अंदर इनहेल करने के लिए लेके जा रहे होते हैं, तो वो भी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के फंक्शंस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इसमें फंक्शन ये होता है कि आपने कैसे मॉइस्चन करना, मतलब साफ़ सुथरा करना और वार्म आउट करना होता है उस एयर को। फिर उसके बाद आ जाता है रेजोनेटिंग चैम्बर्स। रेजोनेटिंग चैम्बर्स में ये होता है कि आपकी जो सी वॉइस होती है उसका रेजोनेंस चेक करते हैं कि मतलब सही करवाते हैं। ये रेजोनेंस में होता है कि गूंजनापन जैसे हम कहते हैं कि कितनी गूंज है इसकी, ये सब कुछ आता है। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के देखेंगे। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें लैरिंग्स आ जाता है, फिर इसमें ट्रैचिया है, लेफ्ट ब्रॉन्चस है, राइट ब्रॉन्चस आ जाते हैं, कुछ क्लस्टर्स होते हैं एल्वियोलाई के, ब्रॉन्चियोल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये सारे जो उनसे पार्ट्स हैं इन सब को आगे हम डिटेल में देखेंगे फर्दर के इनका रिस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, उनके अंदर बेसिकली कि इनका मेजर फंक्शन क्या है, किस किस तरह से परफॉर्म करते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो फंक्शंस आ जाते हैं, पहले हमने अपर के देखे थे, अभी हम लोअर के देखेंगे। लोअर में हमारे पास होता है कि लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है बेसिकली, आपके पास ये आपका जो एयर वे होता है, जो ओपन एयर वे होता है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। आपका फूड होती है, जो आपकी एयर्स होती हैं उससे अप्रोप्ट तरीके से करेगा। आपकी साउंड की प्रोडक्शन के अंदर इसका एक बहुत मेजर रोल ये प्ले करता है। ट्रेचिया की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेचिया आपका विंड पाइप इसे हम कहते हैं बेसिकली, और ये आपकी बॉडी के अंदर एक्सटेंड हुआ होता है। आपकी एसोफेगस जो खुराक की नाली होती है उसके साथ ही सांस की नाली होती है उसके साथ होता है ये। इसकी ट्रांसपोर्टेशंस क्या होती हैं बेसिकली कि इसका काम ये होता है कि ये लंग्स के साथ जाके कनेक्टेड होता है, और जो आपकी एयर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ये डायरेक्ट लंग्स के अंदर उसमें हवा जा रही है, लेके जाने का जो प्रोसेस होता है ना, सारा फिनोमिना वो ये करता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रोंचाई। ब्रोंचाई में क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर कुछ फर्दर ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच होती हैं, फर्दर जो ब्रांच मेजर ब्रांच होती हैं उनको हम ब्रोंचाई कहते हैं, जो हमारे लंग्स से हुई हुई होती हैं। लंग्स में अब क्या होता है कि जब एयर ट्रांसपोर्ट हो जाती है एल्वोलाई के थ्रू और ये सारा कुछ, तो उसमें गैस एक्सचेंज का भी एक फिनोमिना एग्जिस्ट करता है कि कौन कौन सी गैसेस कैसे कैसे एक्सचेंज होगी। ये गैस एक्सचेंज बताई हुई है कि ब्लड में और एल्वुलाई में कैसे कैसे होती हैं। ये एक पिक दिखाई हुई है कि कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है। आप देखिए जो आपकी ब्लू कलर की आ रही हैं वेन्स, इसमें कैसे ब्लड आ रहा है, आपको सप्लाई कैसे कर रहा है ये प्रॉपर एक हम लोग आर्टरी है सॉरी ब्लू कलर में, ये कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगी। उसके साथ फिर इसके साथ कुछ वेन्स कनेक्टेड हैं ब्रोंचाई के साथ बिल्कुल ही हैं। फिर वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे रोल प्ले करेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई से बाहर आता है। तो ये सारा गैस एक्सचेंज इसमें पिक में आपको दिखाया गया। नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस होता है वो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है कि बेसिक जो पर्पस होता है वो तो हमारा ब्रीथ करना होता है। तो ब्रीथ में दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक इंस्पायरेशन एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है एयर को इनहेल करना, एक्सपायरेशन का मतलब होता है एयर को अपनी बॉडी के अंदर से हम एक्सपायर करवाते हैं, एक्सपोज करवाते हैं। बेसिकली जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो वो हमारी एक्सपायरेशन हो रही होती है।
साइकिल बेसिकली ये कैसे रन अप करेगा अगर हम इसमें देखें तो रिलैक्स स्टेट होती है बिल्कुल हमारी। रिलैक्स स्टेट, जब आप रिलैक्स स्टेट में रहोगे तो आपका जो डायफ्राग्राम होता है, डायफ्राग्राम ये जो आपका चेस्ट वाला रीजन, अपर रीजन जो होता है जिसमें लंग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इसे डायफ्राग्राम कहते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स इसके साथ रिलैक्स्ड हो जाते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स कौन से होते हैं? बेसिकली इंटरकॉस्टल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो आपकी जो रिब्स, ये जो पसलियाँ होती हैं इनको रिब्स कहते हैं, इसके साथ जो कनेक्टेड हुए भी होते हैं। इंस्पायरेशन में आप क्या करते हो, अब आपका ये जो डायफ्राग्राम होगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि आपने इनहेल करना है चीज़ को, इंस्पायर कर रहे हो, तो जो मसल्स हैं वो नीचे की तरफ हो जाते हैं। फिर जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वही दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आपकी चेस्ट वॉल को बहुत ज़्यादा एलिवेटेड करते हैं। एलिवेटेड करने का मकसद ये होता है कि आप एयर को ईजिली अपने अंदर क्या करो, इनहेल करो। जब आप एयर को अपने अंदर लेके जाते हो तो एग्जैक्टली जो आपके चेस्ट का वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह आपका जो प्रेशर लंग्स का होता है वो लो हो जाता है क्योंकि एयर को पुल आउट उसको कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन से टोटली ऑपोजिट कंडीशन में हम देखेंगे। अब एक्सपायरेशन में क्या था आपके पास के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जबकि ऊपर हमने देखा कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। डायफ्राग्राम आपका रिज्यूम डोम शेप में आ जाता है। डोम शेप क्या होती है, जैसे बिल्कुल नीचे से आर्क टाइप शेप नहीं हो जाती, इस तरह की शेप बना लेते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स अपनी चेस्ट को बेसिकली ये अलाउ करते हैं कि वो जो आपका एयर को एक्सपेल करने का जो उनसे एक फिनोमेना है उसको इंक्रीज़ करें, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा आप एयर को अपने अंदर से क्या करते जाओगे, बाहर निकालते जाते हो। नेक्स्ट आपका रिस्पायरेटरी साइकिल, जो भी हमने ब्रीथिंग प्रोसेस बेसिकली पढ़ा है यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जब एयर नहीं थी तो देखिए इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राग्राम बिल्कुल रिलैक्स स्टेट के अंदर हमें मिल रहे थे। नेक्स्ट में इन्होंने आपको बताया है कि इंस्पायरेशन है कि एयर अब अंदर आएगी, अब रिब्स क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अपवर्ड मूव ऑन करेंगे तो मसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में हो जाएंगे, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एयर प्रेशर वहाँ से फॉल करना शुरू कर देता है। थर्ड वाली पिक्चर में अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि एयर फ्लो जैसे जैसे बाहर निकलेगा, रिब्स क्या करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे अपनी रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर। ठीक है, आपकी जो रेस्टिंग पोजीशन है उसके ऊपर रिब्स आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि जो लंग्स का वॉल्यूम है बेसिकली वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एयर प्रेशर जो राइज होना था वो कॉज करेगा कि जितना एयर प्रेशर होगा उतना आप लोग एयर को बाहर निकालने में जो है वो आप लोग को आसानी होती है, क्योंकि डायफ्राग्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स कंडीशन। अभी ये जो नीचे इसकी शेप बन गई है जैसे डायफ्राग्राम की हमें नज़र आ रही है, ये एक डोम शेप होती है, इस शेप को हम लोग डोम शेप कहते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, के ब्रीथिंग की रेगुलेशन कैसे होती है। ये एक रिस्पायरेटरी सेंटर होता है बेसिकली जिसमें प्रॉपर ब्रीथिंग एक पैटर्न डिस्कस किया जाता है। सबसे पहली चीज़ जो हमने इसमें देखी, रिसेप्टर सेल्स जो आपके रिस्पायरेटरी, आपको पता है कि हमारी बॉडी टोटली ब्रेन से कंट्रोल्ड हो रही होती है, तो ब्रेन के कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो आपकी डिफरेंट तरीके से आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम्स को क्या कर रहे होते हैं, कनेक्टेड हुए हुए होते हैं, उसको प्रोसेस करवा रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम रिसेप्टर्स में देखें, हमने सेल्स का पढ़ा, जैसे ये जो रिस्पायरेटरी सेंटर्स होते हैं ये क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स के साथ साथ, क्या कॉज करेंगे कि इंक्रीज़ कैसे होना है, आर्ट्रियल से CO2 कैसे आपकी जो है वो बॉडी से निकलता है, ये सब कुछ। रिसेप्टर सेल्स में ये होता है कि कुछ कैरोटिड प्रेजेंट होते हैं, बॉडीज़ होती हैं बेसिकली जो आपका जो लार्ज साइज़ होता है आर्ट्रियल का उसे डिक्रीज़ करवाना शुरू कर देती हैं O2 की मदद से। हायर सेंटर्स इसमें कॉर्टेक्स आपको पता है ब्रेन के रीजन को कहते हैं जो आपको कॉन्शियसनेस आपकी एग्जर्ट करता है कि आपको कंट्रोल करवाता है आपकी रिस्पायरेशंस को। मेड्यूला ऑब्लोंगटा जो आपका ये सबसे बैक पे आपके नेक में प्रेजेंट होता है, बिहाइंड आप लोगों की नेक होता है, ये आपके रिस्पायरेटरी के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आ जाता है डिसऑर्डर्स आ जाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के। रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के कुछ डिसऑर्डर यहाँ पे डिस्कस हैं, जैसे कि रिड्यूस करवाना एयर फ्लो को। आपका अगर एयर फ्लो कम हो जाता है बॉडी के अंदर तो एस्थमा की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है उन पेशेंट्स में, एम्फेसीमिया उनमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इन्फेक्शंस में आपके पास नमूनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, TB जिसे हम लोग कहते हैं, इस तरह के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। लंग कैंसर बहुत ज़्यादा हो सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट फेलियर आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा। सिस्टिक फिब्रोसिस बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। इसमें ये होता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होता है, बट एट द एज ऑफ द 14 ये चांसेस भी होते हैं कि इसको ट्रीट करने के, कि कुछ लोग इसके ट्रीटमेंट से भी ठीक कर देते हैं, मतलब ट्रीटमेंट इसका होता है, क्योरेबल है।
मेजरमेंट आ जाती है लंग के फंक्शंस की। पल्मोनरी फंक्शंस होती हैं, टेस्टिंग इनकी वैल्यूएबल होती है। हम इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम्स को। पेशेंट की हिस्ट्री को हम लोग जजमेंट करते हैं, हम इमेजिन करते हैं उसकी स्टडीज़ को, फिर हम ये सारा प्रोसेस होता है। टेस्टिंग जो इसकी दो तरह से होती है, एक इसकी होती है ब्रोंचियोस्कोपी, एक इसकी ओपन लंग बायोप्सी होती है। ओपन लंग तो बिल्कुल इसी तरह से आप समझ लें जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरीज़ वगैरह के बारे में हम सुनते हैं कि वो हमारे चेस्ट के जो बोन होती है स्टर्नम, इसको कट करके और फिर जो भी कोई प्रॉब्लम उसमें होती है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लंग्स वॉल्यूम की बात करते हैं, वाइटल कैपेसिटी। लंग्स वॉल्यूम में आप देखें, वॉल्यूम एयर अगर हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे तो सिंगल ब्रीथ के साथ साथ वॉल्यूम डिस्टर्ब कैसे होता है, वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस आना शुरू होती हैं। डेड स्पेस वॉल्यूम में होता है कि आपका जो एयर होता है, रिमेन एयरवेज जो होती हैं कैसे पार्टिसिपेट करवाती हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के अंदर, ये हम देखेंगे। मैक्सिमम जो आपका वॉल्यूम होता है, आप एक्सहेल करते हो फिर कितना मैक्सिमल वॉल्यूम जो डिपेंड करता है क्या कैपेसिटी हो जाती है इन्हेलेशन के बाद। रिस्पायरेटरी में आप लोग देखते हो कि अमाउंट जो एक एयर की है हम इनहेल कर रहे हैं, कैसे बियॉन्ड एक टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम उस चीज़ को प्रॉपर डिस्कस करते हैं। मेजरमेंट में हमारे पास लंग्स वॉल्यूम और जो वाइटल कैपेसिटीज़ होती हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है कि एक ऐसा अमाउंट होता है एयर का जो फोर्सफुली आप लोग एक्सेल कर रहे हो, क्योंकि आप अपने अंदर किसी चीज़ को लेके जा रहे हो। अब हवा आपके अंदर जा रही है तो एग्जैक्टली उस वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम में ये होता है कि एयर रिमेन्स इन द लंग्स, लंग्स के अंदर ही आपकी जो एयर है वो रिमेन रहती है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फिर आप उस चीज़ को फोर्सफुली जब एक्सपायर करवाते हो तो एक